हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि साउंड नोटिफिकेशन आपको हमारे साइड से मिलता रहे जेआईबी सीआईबी बैंक और बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ हम पढ़ रहे हैं जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। ठीक है, उसका हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। बैंक सेट नंबर 3 है। ठीक है, सेट नंबर 3 है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन में को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि समझ के रखिए, आपके पास हम दोनों देंगे, शॉर्ट टर्म वीडियो कोर्स और इन डेप्थ वीडियो कोर्स। दोनों जगह क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि जहाँ आपके पास मात्र एक दिन का समय बचा हो, चाहे आप ये बोलना चाहते हैं कि एक ही दिन में मुझे कोर्स खत्म करना, उसके लिए बहुत ही बढ़िया कोर्स है। या फिर अगर आपके पास मात्र 10 मिनट का समय है हर दिन, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसको करने का मतलब है कि आराम से आप 55% नंबर लाने का देख सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड में होती है। इसको करने के लिए आपको 5 दिन का समय लगेगा, और ये करते हैं तो यहाँ पे आराम से 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों के दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। और यहाँ जो वैलिडिटी होता है वो है 6 महीना, और इसका जो वैलिडिटी है वो है लाइफ लॉन्ग। ठीक है, पेपर 1 करेंगे, इसका दाम है प्रिंसिपल से 800 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग का है यहाँ 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल का दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। कॉम्पिक का दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। अब हम पहला सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल क्या है? मार्कअप प्राइसिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द प्राइसिंग मेथड। ठीक है, कौन सी प्राइसिंग मेथड है जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मार्कअप प्राइसिंग आती हो? ए ऑप्शन है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, बी ऑप्शन है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, सी ऑप्शन है आपका कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, और डी ऑप्शन है गोइंग रेट प्राइसिंग। नेचुरल सी बात है, जब प्राइसिंग मेथड की बात कर रहे हैं और मार्कअप प्राइसिंग का मतलब होता है, तो यहाँ पे वैल्यू की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, यहाँ कॉस्ट की बात होती है। ठीक है, कितना कॉस्ट लग रहा है। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, सॉरी, यहाँ पे कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग भी नहीं होगा, गोइंग रेट प्राइसिंग भी नहीं होगा। बेसिकली आपका कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ए डेस्ट इज अ टाइप ऑफ transferable financial instrument which is traded at local stock exchange of a country but represents a security usually in the form of equity which is issued by a foreign publicly listed company। बोलता है कि एक तरह का ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये क्या एक तरह का ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम ट्रेड कर सकते हैं लोकल स्टॉक एक्सचेंज में भी, किसी कंट्री का लोकल स्टॉक एक्सचेंज किसी कंट्री का। और साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एक तरह का सिक्योरिटी कर रहा है। ठीक है, और बेसिकली क्या है? इक्विटी का फॉर्म है ये। इश्यू कौन किया है? पब्लिक फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी किया है। ठीक है, ए ऑप्शन है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट किसके लिए? इसको हम एडीआर बोलते हैं, और बेसिकली अमेरिका के लिए ये। इसको हम क्या बोलते हैं? अमेरिका के लिए है ये। इंडिया मतलब और किसी कंट्री में लिस्ट नहीं होगा ये। और हम बात करें डिपॉजिटरी रिसिप्ट, किसी भी कंट्री का है, यानी एनी कंट्री। जिस कंट्री में चाहिए आप उसी कंट्री में आप जाके कर सकते हो। तो यहाँ हो गया एनी कंट्री। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये हो गया आपका यूरोप की कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? यूरोप की कंट्रीज़ के लिए हो गया। अच्छा, फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये जो है आपका डी ऑप्शन है। ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है तो इसकी बात नहीं होगी यहाँ पे, ये तो खैर ऑप्शन में ही नहीं मतलब रखता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वो एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी कंट्री में लिस्ट हो रहा है। ठीक है, कंट्री का नाम नहीं मेंशन्ड है, तो इसलिए हमारे लिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये दोनों नहीं होगा। एक ही बच गया, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। बैंक ए ग्रांट्स एन ओवरड्राफ्ट टू ए बी सी लिमिटेड अगेंस्ट बुक डेप्ट इफ दिस इज कॉल्ड। अब समझते, बैंक ए ने ग्रांट किया, क्या? ओवरड्राफ्ट दिया। किसको दिया? ए बी सी लिमिटेड को दिया, अगेंस्ट बुक डेप्ट को दिया। बुक डेप्ट मतलब जहाँ से इनको पैसे मिलने हैं। दिस इज सिक्योर्ड बाय, किस तरीके से सिक्योर्ड होगा? पहला ऑप्शन है असाइन हाइपोथिकेशन, दूसरा ऑप्शन है प्लेज, तीसरा ऑप्शन मॉर्टगेज, चौथा ऑप्शन है असाइनमेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? सही ऑप्शन असाइनमेंट हो जाएगा इस केस में, सही ऑप्शन। ठीक है, क्यों? हाइपोथिकेशन किसके लिए होता है? बेसिकली ये सब हम लोग कार के लिए करते हैं। प्लेज किसके लिए होता है? गोल्ड के लिए होता है। ठीक है, और ये किसके लिए होता है? ये होता है आपका मॉर्टगेज, ई मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ई मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके लिए होता है, और जिसको आप मूव नहीं कर सकते। और असाइनमेंट बुक डेप्ट के लिए हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर बी, कमर्शियल बैंक ब्रांच ट्रांसफर्ड द अकाउंट टू इट्स ब्रांच। ए चेक was presented on the first transferor branch which is returned with the reason referred to the door customer claimed damages from the bank। बोलता है
कि यहाँ पे जब रिक्वेस्ट आया कस्टमर के साइड से, कस्टमर बी के साइड से, तो कमर्शियल बैंक का जो ब्रांच है उसने ट्रांसफ़र कर दिया अकाउंट को उसके ब्रांच में, ठीक है। चेक को प्रेजेंट किया गया फर्स्ट टेनर को, फर्स्ट टेनर जो होगा ब्रांच का, उसके बाद क्या कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया है, ठीक है। रीज़न डाला गया रेफर टू द ड्रॉर। कस्टमर यहाँ पे क्लेम करता है डैमेजेस बैंक के साथ, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट था कमर्शियल ब्रांच के कि ट्रांसफ़र करो भाई, कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया था, कमर्शियल ब्रांच ने ट्रांसफ़र कर दिया उस अकाउंट को जहाँ पे उसको जाना चाहिए, जहाँ भी रिक्वेस्ट को चेक उसी समय प्रेजेंट हो गया। पहला ट्रांसफर ब्रांच ने जिस यानी पहला कौन सा कमर्शियल ब्रांच उसने चेक को लगा दिया, ठीक है, और रिटर्न हो गया। रीजन लिखा कि रेफर टू ड्रॉर। अब कस्टमर बोलता है कि क्लेम करना चाहता है बैंक से डैमेजेस के लिए। ए ऑप्शन है बैंक इज लायबल टू द कस्टमर फॉर नॉट हैविंग रिटर्न द चेक्स विद प्रॉपर रीज़न। तो बोलता है कि बैंक यहाँ पे बिल्कुल लायबल हो जाएगा कस्टमर के लिए, क्यों, क्योंकि उसने कोई प्रॉपर रीज़न नहीं लिखा है चेक के ऊपर किस कारण से वो चेक को लौटा रहा है। बी ऑप्शन है बैंक इज़ लायबल हो जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा कस्टमर के लिए जहाँ पे उसने रिटर्न किया हो चेक्स को, जहाँ पे बैलेंस जो होगा दूसरे ब्रांच का अगर बैलेंस दूसरे ब्रांच का एडिक्वेट है और जहाँ पे अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया, बोल रहा है कि कस्टमर बैंक लायबल होगा और चेक रिटर्न कर दिया गया जहाँ बैलेंस दूसरे ब्रांच में एडिक्वेट है और अकाउंट ट्रांसफ़र किया गया है। सी ऑप्शन है बैंक इज़ नॉट लायबल, बैंक लायबल नहीं होगा कस्टमर के लिए, बैंक इज़ नॉट लायबल टू द कस्टमर, चेक कुड नॉट हैव बीन पेड अदरवाइज, मतलब चेक क्योंकि किसी दूसरे कारण की वजह से हो सकता है कि पेड ना किया हो। आ रहा बात समझ में आपको अच्छे से? चलिए अब इसमें से पूछ रहा कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप, ठीक है। देखिए इस केस में क्या हो जाएगा कि आपको बैंक तो बिल्कुल लायबल है, पहला बात समझिए, बैंक बिल्कुल लायबल है, तो नॉट लायबल वाला तो हटा देते हैं पहले हम, ठीक है, ये हटा दीजिए, नॉट लायबल कोई काम का ही नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, ठीक है। अब बच गया ए और बी, तो बैंक बिल्कुल लायबल है, और इसमें जो बी ऑप्शन बोलता है दूसरे ब्रांच से में लेना देना कुछ नहीं, आजकल तो सारी ब्रांचेज सीबीएस होती है, तो ये भी कोई मतलब नहीं रखता है। और एक प्रॉपर रीज़न लिखना होगा, देखिए चेक कोई भी लौटाइएगा ना तो उसमें प्रॉपर रीज़न मेंशन करना होगा, भाई ये कारण है इसलिए नहीं हो रहा, वो कारण है इसलिए नहीं हो रहा, तो अगर प्रॉपर रीज़न नहीं मेंशनड है तो बैंक बिल्कुल लायबल हो जाएगी। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एन अकाउंट टाइप, बोलते हैं इसमें से कौन सा जो चीज़ जो फीचर नहीं है किसी भी अकाउंट पेई क्रॉसिंग का, इसमें से मतलब कौन सा चीज़ जो फीचर नहीं है किसी भी अकाउंट पेई क्रॉसिंग की हम बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन है इट इज़ डिफाइंड एज पर सेक्शन 130 ऑफ एनआई एक्ट, बी ऑप्शन है इट्स पे इज होल्डर ओनली, सी ऑप्शन है इट कैन बी इंडोर्स्ड एंड ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। सारे बात इसमें सही हो गए, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा, इसमें कौन सा फीचर नहीं है अकाउंट पे क्रॉसिंग का, ये पूछ रहा है आपसे। तो जो पाँचवा क्वेश्चन है आपका, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये डिफाइंड किया हुआ है बिल्कुल एज पर सेक्शन ऑफ 130 एनआई एक्ट है, ये बिल्कुल सही है। क्रॉसिंग का डेफिनेशन वहाँ मिल जाएगा, फिर एक पेई होल्डर यानी जो पेई होगा उसी को मिलेगा, पेई होल्डर ओनली, ये भी बात पूरा सही है। तीसरा इट कैन बी इंडोर्स्ड एंड ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये भी पूरा सही है, सही बात ऑप्शन हो गया, तीनों सही, इसलिए ऑल द एबव हो जाएगा, पांचवा का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बाई वेयर बाई एनी केस अदर देन द रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट of the mortgage or mortgagee, the mortgage property is wholly or partially destroyed or the security is rendered insufficient and the mortgagor has not provided enough further security, the mortgagee has the right to file suit in a court of law for the mortgage money. A security is considered insufficient unless the value of mortgage property exceeds the amount for the time being by। अब जो बोलता है अगर ऐसा कोई केस आता है अदर देन कोई रॉन्गफुल एक्ट है, क्या अदर देन कोई रॉन्गफुल एक्ट है या कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है मॉर्टगेज का या चाहे मॉर्टगेज का चाहे मॉर्टगी का, जो बोलता है जो मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी होगी चाहे होली हो या पार्शली हो, चाहे वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो सिक्योरिटी को, अगर वो दिखता है कि इनसफिशियंट है, ठीक है, सिक्योरिटी क्या बेसिकली इनसफिशियंट लग रहा है। मॉर्टगर कौन होता है, यहाँ बोरोवर होता है वो, जो कि अगर प्रोवाइड नहीं करता है एनफ सिक्योरिटी, तो बोलता है जो मॉर्टगी यानी बैंक जो होगा उसके पास अधिकार है कि वो फाइल कर सकता है एक सूट कोर्ट ऑफ लॉ में मॉर्टगेज मनी के लिए। तो सिक्योरिटी कंसिडर्ड अगर इनसफिशिएंट है, ठीक है, जितना जो भी वैल्यू है जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की वैल्यू से कम है, तो यहाँ पे अगर एक्सीड कर जाता है अमाउंट टाइम बिंग के लिए, हम ऐसा मान लेते हैं बाई कितना, तो ए ऑप्शन है 1/3 और इफ कंजेस्टिंग ऑफ बिल्डिंग एक्सीड्स बाई 1/2, बी ऑप्शन 1
हाफ, और इफ कंजेस्टिंग ऑफ बिल्डिंग एक्सीड्स बाय वन थर्ड, सी ऑप्शन है वन थर्ड इन बोथ केसेस, डी ऑप्शन वन हाफ इन बोथ केसेस। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि वन थर्ड या जो कंजेस्टिव बिल्डिंग एक्सीड करेगा वन हाफ से, तो आपको आप जाके सूट फाइल कर सकते हैं, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती है वो रेगुलेट की जाती है, किसके द्वारा रेगुलेट होता है? ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन है नाबार्ड, सी ऑप्शन है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, डी ऑप्शन है सेबी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने वाला आरबीआई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? द फैसिलिटी डेट इनेबल्स इंडियन एक्सपोर्टर्स टू एक्सटेंड टर्म क्रेडिट टू इम्पोर्टर्स ऑफ एलिजिबल गुड्स एट द पोस्ट शिपमेंट स्टेज। बोलता है जो फैसिलिटी है जहाँ पे इनेबल करता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को कि वो एक्सटेंड कर सके टर्म क्रेडिट को इम्पोर्टर के लिए, जहाँ भी एलिजिबल गुड्स होगा जिस समय पोस्ट शिपमेंट स्टेज आएगा उस समय की हम बात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ए ऑप्शन है बायर्स क्रेडिट, बी ऑप्शन है चैनल फाइनेंसिंग, सी ऑप्शन है सेलर्स क्रेडिट, डी ऑप्शन है सप्लाई चेन पार्टनरिंग। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको वो बताना होगा। तो इस केस का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सप्लायर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा सप्लायर क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर सेक्शन 35A of Banking Regulation Act, the banking company, before allowing transfer of shares, is required to obtain RBI acknowledgement if such transfer results in holding more than कितना परसेंटेज, इन मोर देन डैश परसेंटेज ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो यहाँ सवाल ये है पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक। बोलते हैं अंडर सेक्शन 35A जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, जो बैंकिंग कंपनी होगा जो ट्रांसफ़र अलाउ करता है शेयर्स का, उसको जरूरी कि आरबीआई से एक्नॉलेजमेंट लेगा इस तरह के ट्रांसफ़र के लिए जहाँ होल्डिंग मोर देन कितने परसेंटेज का बात किया जा रहा है। यहाँ बात हो रही है मोर देन आपका 5%, अगर 5% से ज़्यादा का आप ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, वो भी अपना पेड अप कैपिटल का, तो नेचुरल सी बात है उस केस में आपको आरबीआई का एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा। बी ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिंग टू अकाउंट ऑफ ए कस्टमर कैन बी डिस्क्लोज्ड। बोलता है कौन सा यहाँ बोलता है कौन सा प्रोविज़न होगा जिसके तहत आपको बोलता है कि रिलेट करना पड़ता है अकाउंट को कस्टमर का, जिसको आप डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ए ऑप्शन है एज पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से, बी ऑप्शन है जो बैंकिंग प्रैक्टिस उसके हिसाब से हो गया ऑप्शन, बी ऑप्शन एज पर प्रोविजन ऑफ द लॉ, कानून के हिसाब से करना पड़ सकता है, सी ऑप्शन एज पर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द कस्टमर, इम्प्लाइड एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ कस्टमर का, डी ऑप्शन डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट, कोई डिस्क्लोजर होगा पब्लिक इंटरेस्ट में। तो आपको इसमें सोच के जवाब देना है। देखिए यहाँ क्या बात हो रही है कि एज पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस हो जाएगा, फिर हो जाएगा एज पर प्रोविजंस ऑफ द लॉ के हिसाब से हो जाएगा, एज पर इम्प्लाइड या एक्सप्रेस कंसेंट हो जाएगी कस्टमर का, डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट। चार के चारों बातें यहाँ पे सही है। ठीक है, पब्लिक बैंकिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से, प्रोविजंस जो लॉ है उसके हिसाब से, और जो भी इम्प्लाइड एक्सप्रेस होगा कंसेंट होगा कस्टमर को उसके हिसाब से, और डिस्क्लोजर हमें करना ही पड़ेगा पब्लिक इंटरेस्ट में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए टू डी ऑल क्वेश्चन। ठीक है, डी हो गया ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास जेआईबी के दो तरह के कोर्सेज, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म उनके लिए बहुत अच्छा है जहाँ पे आप एक दिन पढ़ के ये चाहते हो कि एग्ज़ाम को हम पास कर सकें, एक दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका इससे करने से। या फिर दूसरा है कि जहाँ पे आप 10 मिनट ही पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ये कोर्स है। ठीक है, और याद करके आराम से 55% नंबर लाया जा सकता है। दूसरा इन डेप्थ वीडियो, इसको करने के लिए आपको 5 दिन का समय देना होगा। अगर आप ये करते तो आराम से आप पकड़ सकते हैं कि 75% नंबर आपको आ जाएगा। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स होगा, दोनों जगह कैसे स्टडी वीडियो, दोनों जगह 3500 क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी की बात हम करेंगे हो जाएगा 6 महीने की वैलिडिटी, और यहाँ हो जाएगा वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग। ठीक है, प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, काउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये से दाम है 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम से दाम 1200 रुपये, कॉमन पे करेंगे दाम 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। ठीक है, क्या जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524। वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcabimedz.com, ईमेल आईडी हो जाएगा city393@visible.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।